हेलो स्टूडेंट्स ऑफ जैक बोर्ड ऑफ क्लास 10th। आज हम आप लोगों के लिए जो JCERT के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया दोस्तों, उसी का आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का वीडियो में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है दोस्तों साइंस सब्जेक्ट, ठीक है ना। साइंस सब्जेक्ट की आज हम लोग बात करेंगे और इस सब्जेक्ट की बात करने के लिए मैं आपके सामने एक नए टीचर को लाया हूं दोस्तों, जो अपने आप में एक कह सकते हैं साइंस के सागर हैं। साइंस का वो बहुत ही एक्सपर्ट टीचर हैं। तो आज आपको उनसे मिलाते हैं और वही आपको इसकी पूरी मॉडल सेट सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो हम आप सभी के सामने स्वागत करते हैं अविनाश सर का, जो साइंस एक्सपर्ट हैं। आपको वही पढ़ाएंगे, वही बताएंगे, ठीक है। आइए सर। ये है अविनाश सर और ये आपको साइंस के बताएंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं सर। हेलो, मैं अविनाश रंजन। आज हम आप लोग को साइंस में जो NCERT के बेसिस पे क्वेश्चन और जैक बोर्ड द्वारा जो जारी किया जाता है, जैसे जैक बोर्ड जारी करती है 3 सेट, लेकिन अभी फर्स्ट सेट आया है और उसी का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है, किस तरह के पैटर्न आता है इसमें आपका 30 क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में MCQ है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी उसको बोलते हैं जिसमें ऊष्मा शोषित होता है। शोषित मतलब होता है एब्जॉर्ब होना, ठीक है, मतलब उसको सोखना, ठीक है। तो फर्स्ट में उसका ऑप्शन दिया हुआ है कोयले का जलना। और नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन उसके बाद मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए उसके बाद ऑप्शन है तो जैसे कोयला जलता है तो उसमें तो निकलता है, अवशोषित होता नहीं है। उसके बाद उसी तरह से नेक्स्ट पढ़ेंगे वनस्पति पदार्थों का खाद्य में अपघटन। उसके बाद श्वसन के में प्रक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन में त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब इंडो मतलब होता है अंदर, मतलब अंदर कहने, इंडो वर्ड अंदर के लिए यूज करते हैं और थर्म वर्ड हीट के लिए यूज करते हैं, मतलब जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है। उसमें उसी के अकॉर्डिंग दिया है बर्निंग ऑफ कोल, डिपोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू द कंपोस्ट। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू द क्विक लाइम एंड द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट आपका ये ऑप्शन सही होगा, यही ऑप्शन आपका सही होगा। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्विक लाइम बनता है अगर आप CaCO3 को हीट देंगे, है ना, हीट देंगे तो आपका बन जाएगा आपको CaO + O2 CO2, ठीक है। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, है ना, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्विक लाइम बनेगा। तो यहाँ पर आपका हीट एब्जॉर्ब हुआ, ये हीट का साइन होता है, और हीट एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होकर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला और कैल्शियम का ऑक्साइड बना। इसको बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। इसको बोलते हैं आपको लाइमस्टोन। यहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, आप ये भी जान लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट है होता है, इसको हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं। CaO होता है, उसको क्विक लाइम बोलते हैं। CaOH होता है, उसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम, SLAKED स्लेक्ट लाइम, ठीक है। ये वर्ड आपका मैटर करता है, कॉमन नेम में आपको पूछा जाता है, ठीक है। UIC के क्विक लाइम, ये 3 है, कैल्शियम का ही आपका कंपाउंड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अच्छा आपका ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज ह्यूमिड एयर। द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब्स कंटेनिंग द कैल्शियम क्लोराइड एंड द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज टेकन। द गार्ड सेल इज ट्यूब। देखिए जब अगर हम लोग कोई भी रिएक्शन करते हैं तो आप पहले पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम का एक सेपरेशन मेथड होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं हम लोग, या तो फिर डिस्टिलेशन वर्ड में क्या करते हैं कि जब उसको हम लोग, इससे गैस इवोल्व होता है तो उस गैस को लिक्विड फॉर्म में आने के लिए एक ट्यूब से उसको गुजारते हैं ऐसे करके, ठीक है। उस ट्यूब में लिक्विड भरा होता है और गैसेज इस ट्यूब से होते हुए इस ट्यूब तक जाती है और दूसरे कंटेनर में हम लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस ट्यूब का क्या मतलब होता है, यही पूछ रहा है कि इस
ट्यूब का क्या करेंगे, तो इस ट्यूब में क्या होता है, जो भी यहाँ से मॉइस्चर जाता है यहाँ से, है ना, जो भी यहाँ से आपका एयर गैसेस जाएगा वो उसको मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और आपका लिक्विड में बदल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसमें आंसर होगा एब्जॉर्ब द इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये नहीं होगा, मॉइस्ट द गैस, ये भी नहीं होगा, एब्जॉर्ब द मॉइस्चर ऑफ द गैस, ये होगा सी ऑप्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में क्या ऑब्जर्व नहीं होता, होमोलोगस सीरीज कहते किसको हैं, जैसे दो कंपाउंड, जैसे मान लीजिए 3 कंपाउंड आपने पढ़े, 3 टाइप का कंपाउंड पढ़े हैं। ठीक है, 3 टाइप का कंपाउंड में पढ़े हैं आप, अल्केन ANE वाला, और पढ़े हैं आप एल्कीन ENE वाला, और पढ़े हैं आप ALKYNE वाला। ठीक है, इसमें होता है फॉर्मूला CnH2n+2, इसमें होता है CnH2n, इसमें होता है CnH2n-2। ठीक है, इसमें आप अगर लगातार कंपाउंड बनाएंगे तो इसमें बनेगा CH4, फिर बनेगा C2H6, इसमें लगातार कंपाउंड आपका 2 से बनना स्टार्ट होता है तो बनेगा C2H4, फिर बनेगा आपका C3H6, इसमें कंपाउंड बनेगा C2H2, इसमें कंपाउंड बनेगा C3 और H बनेगा 3 दूनी 6, 6 और -2 तो बन जाएगा आपका 4। ठीक है, इसमें आप हर एक में से डिफरेंस देखिएगा तो आपको मिलेगा CH2 का डिफरेंस, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस। ठीक है, हमेशा आपको CH2 का डिफरेंस मिलेगा। अब ये CH2 का डिफरेंस इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। जिसे अल्केन का होमोलोगस सीरीज बना वैसे अल्कीन का होमोलोगस सीरीज बना, वैसे आपका अल्काइन का होमोलोगस सीरीज बना। ठीक है, इसका अगर इसका वेट निकालेगा तो आपका आएगा 14U। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए, अब ये इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। इसी के अकॉर्डिंग देखिए, ये आपका कंफर्म है कि ये सही है, इसमें बोला है कौन गलत है। ठीक है, मतलब सही नहीं, इसको ऑब्जर्व आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपका केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, आप पढ़े होंगे कि दो कंपाउंड है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होते हैं। इसमें क्या दिया, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। डिग्रेडेशन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी में भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसका मास चेंज होने लगेगा। ठीक है, सेम फंक्शन ग्रुप हो सकते हैं, जैसे अल्कीन का बहुत सारा कंपाउंड है, अल्केन का बहुत सारा कंपाउंड है, तो फंक्शन ग्रुप आपका सेम हो सकते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ये तीनों सही है, ये गलत है। ठीक है, तो आपका ये वाला गलत है, देखिए ये वाला गलत है, लेकिन जो ऑप्शन होगा सही वो आंसर आपका ए ही होगा। ठीक है, तो आंसर आपका ये होगा, और होमोलोगस के बारे में पूछेगा तो ये चारों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बाद पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आपके फर्स्ट चैप्टर में ही है। ठीक है, 1 मिनट, आपके फर्स्ट चैप्टर में है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसमें आप पढ़े होंगे 2 टाइप 3 4 टाइप का रिएक्शन पढ़े होंगे, है ना। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक पढ़े होंगे सबसे पहले कंपोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें A और B मिलकर C बनता है। फिर पढ़े होंगे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, A और C बनता है और B अलग हो जाता है। ठीक है, और इसमें पढ़े होंगे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर पढ़े होंगे आप डिस्प्लेसमेंट तो पढ़े ही हैं, AB प्लस ये तो आपका हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस करने वाला। ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए AB आपको पता है A प्लस में बनता है, B माइनस में, और ये C प्लस में और D माइनस में टूटता है, और इसका प्लस इसके माइनस के साथ तो बनेगा आपका AD और बनेगा C और B। ठीक है, C और B ही लिख सकते हैं आप, B और C नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पहले प्लस वाले को लिखना रहता है और फिर माइनस वाले को लिखना रहता है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड में जब आयोनिक कंपाउंड आप लिखते हैं तो उसमें प्लस चार्ज प्लस कटायन पहले लिखते हैं और अनायन बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें आप CB लिखेंगे। ठीक है, तो आपका यही चूज करना था डबल डिस्प्लेसमेंट कौन है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट इसमें कौन है, देखिए आपका इसमें तो एक कंपाउंड, इसमें देखिए एक कंपाउंड है और इसमें एक अलग कंपाउंड है, इसमें 2 एलिमेंट हैं, वो इसमें तो इंटरचेंज हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए ये नहीं होगा आपका। जिसमें डबल डबल होगा उसी में होगा, देखिए यही सही है। ये तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा,
और ये आपका डिस्प्लेसमेंट ही होगा, तो केवल सेकंड, यही सही है आपका। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। एक टाइप का रिएक्शन उसमें छूट गया, उसमें क्या होता है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना, डिकम्पोज होना मतलब टूटना, जो एक टूट के अलग अलग बने। ठीक है, उसमें बता देता हूं कि ए बी टूट के ए प्लस बी बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ऑफ डीकम्पोजिशन। देखिए इसी में आपका आ गया डीकम्पोजिशन, है ना। द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस इज ऑफ वाटर इज कॉल्ड। देखिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को हम लोग मतलब उसको तोड़ते हैं। ठीक है, उसको किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिक वर्ड आपको इलेक्ट्रिसिटी से आया है, और लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, इसमें देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस में ये वर्ड आपका इलेक्ट्रिक से ELECTRIC है ना, और लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। मतलब ब्रेक डाउन करने का मतलब तोड़ना, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक की मदद से। ठीक है, इसमें देखिए अब वाटर को आप अगर तोड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तो आपको कंपाउंड बने, हीट तो हीट हो गया, हीट नहीं लिखेंगे आप, H2O ऐसे लिखेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी का साइन है, H2 + O2। अगर आप बैलेंस करना सीखे हैं तो बैलेंस करेंगे, इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम, मतलब सेम होता है इसमें। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो इसको आप बैलेंस करेंगे तो आपको मिलेगा कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगेगा और यहाँ भी आपका 2 लगेगा। अब पूछा क्या है, इसमें पूछा है आपका रेशियो बताना है मोल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन कितना मोल है, 2 मोल है, तो इसको हो जाएगा यहाँ से यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2 और उसका हो जाएगा यहाँ 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2:1। ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आपका 6 नंबर है, इसमें लिखा है द एक्वस सॉल्यूशन इज टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। मतलब आपका रेड जो है वो चेंज हो रहा है किस में, ब्लू में, चेंज हो रहा है किस में, ब्लू में। ठीक है, तो रेड जो है वो ब्लू में चेंज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेस, बी से बेस और बी से ब्लू। ठीक है, और अगर आपका जो ब्लू है वो अगर रेड में चेंज हो रहा हो, तो आप क्या बोलेंगे उसको, एसिड। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि द एक्वस सॉल्यूशन टर्न द रेड लिटमस टू ब्लू। मतलब जो सॉल्यूशन है आपका दिया हुआ वो क्या है, वो रेड को कर रहा है ब्लू में। द एक्सेसिव एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड बी रिवर्स द चेंज। मतलब इसमें आप क्या ऐड करेंगे कि उसका जो कलर जो है वो रिवर्स चेंज होने लगेगा। यानी कि आप बेस था तो आपको एसिड बनाना है, तो आप क्या ऐड करेंगे उसमें, और एसिड ऐड करेंगे। और एसिड इसमें से कौन है, एसिड, ये तो आपका बेस कंपाउंड बेसिक कंपाउंड है, ये भी आपका बेसिक है, ये भी आपका, ये भी एसिडिक है और ये एसिडिक है। तो ज़्यादा एसिडिक बनाने के लिए क्या करेंगे आप, हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करेंगे, तो आपका ये आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन नहीं सॉरी ये आपका लाइम वाटर है ना, तो लाइम वाटर तो CaOH होता है। ठीक है, ये आपका बेस ही है। ठीक है, तो आपको यही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो सही है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, यह है 7 नंबर क्वेश्चन में द आउट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स द बेकिंग पाउडर इन द सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट एंड द अदर कंस्टिट्यूएंट इज। मतलब आप सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बेकिंग पाउडर बना रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के अलावा और क्या लेंगे, है ना, इसकी जगह पे द अदर कंस्टिट्यूएंट। तो अदर आप क्या लेंगे, अदर आप ले लेंगे कोई, आपको ये खुद क्या है, बेसिक कंपाउंड, तो कोई लेंगे कंपाउंड। देखिए इसमें आंसर होगा आपका टार्टरिक एसिड। ठीक है, देखिए इसमें है आपका बेकिंग पाउडर में क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड द अदर कंस्टिट्यूशन इज। मतलब अगर आप जो हैं वो बेकिंग पाउडर बना रहे हैं, तो बेकिंग पाउडर में एक होगा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और उसके अलावा और क्या होगा, तो क्या हो जाएगा उसमें आपका टार्टरिक एसिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका हो जाएगा
8 नंबर है द एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉन इनटू द थिन वायर इज नोन एज ड्रॉन इनटू द थिन वायर। देखिए थिन वायर मतलब पतला सा आप वायर बनाते हैं, ठीक है। वायर को आप जनरली साइंस में और खासकर बायोलॉजिकल टर्म में आप बोलेंगे तो बोलेंगे डक्ट, ठीक है। डक्ट यूज ट्यूब की तरह होता है, ट्यूब के लिए वर्ड होता है डक्ट। आप जिसको एकदम जनरल लोकल में क्या बोलते हैं समझने के लिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, पाइप, ठीक है, जिसको आप पाइप में बदल सकते हैं तो डक्ट होगा। डक्ट से वर्ड क्या बना है आपका डक्टिलिटी, ठीक है, डक्टिलिटी वर्ड बना। अब इसमें से आप आराम से आंसर कर सकते हैं। मेटल का आप थिन वायर में उसको आप अगर बदल सकते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। मेलेबिलिटी होती है थिन शीट वाली और डक्ट हुआ तार वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर कंपाउंड में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन आयोनिक कंपाउंड, मतलब आयोनिक कंपाउंड कौन नहीं है। आयोनिक कंपाउंड समझने के लिए आपको चाहिए कि एक मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए। अगर उस कोई भी कंपाउंड में एक मेटल और नॉन मेटल है तो वो आयोनिक कंपाउंड एज ए मतलब उसको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल में आपका आयोनिक कंपाउंड का ले लीजिएगा, आप आयोनिक कंपाउंड को लीजिएगा तो जैसे NaCl, सबको जानता है NaCl, ठीक है ना। इसमें Na क्या है, एक मेटल है, Cl क्या है, एक नॉन मेटल है। ये हो गया आपका मेटल और ये हो गया आपका नॉन मेटल। जनरली जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड बनता है वो बनता है आयोनिक कंपाउंड। और आप आराम से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन आयोनिक कंपाउंड नहीं है। कौन आयोनिक कंपाउंड नहीं है, देखिए इसमें KCl के है आपका मेटल, इसमें क्या है सोडियम मेटल है, इसमें कोई मेटल नहीं है। और इसमें देखिए हाइड्रोजन को आप अगर मेटल में रखते हैं तो हाइड्रोजन का नंबरिंग के हिसाब से उसको सिर्फ मेटल में, उसको पीरियोडिक टेबल में अगर आप पढ़ेंगे, वैसे तो आप लोग को हटा दिया लेकिन पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ेंगे तो उसको बस नंबरिंग की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन दिया जाता है। क्या है कि उसका वैलेंसी 1 होता है, उसका वैलेंसी +1 भी होता है और -1 भी होता है, ठीक है। और इस कंपाउंड में आपका जो HCl है वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है ऐसे, ठीक है। एक हाइड्रोजन का ऐसे बनता है, आप कंपाउंड बनाएंगे तो ऐसे बनेगा और Cl का 1 2 हो जाएगा आपका 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका ऐसे 2 और इसका हो जाएगा ऐसे 8, ठीक है। इस तरह से कंपाउंड बन गया। इसमें आपका 2 गो कोवलेंट बॉन्ड बना, एक तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनने से कौन सा बॉन्ड बना आपका कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड नहीं बना, इसलिए वो आपका कोवलेंट कंपाउंड है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3 है बी में, बी आंसर करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहीं से दिख रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप। OH मतलब क्या पढ़ते हैं उसको, O बोलने में O जैसा वर्ड आता है, इसलिए आप अल्कोहल बोलते हैं, OL, ठीक है। तो जिसमें OL लगा हुआ रहता है उसको क्या बोलेंगे आप, अल्कोहल। तो अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल बोलेंगे। और अल्कोहल जिसमें OL लगा हुआ है, देख लीजिए आप, देखिए बी में अल्कोहल लगा हुआ है तो OL आपका आंसर हो जाएगा आपका। बहुत ही आसान है इसमें और अगर आपको अदर फंक्शनल ग्रुप जानना है तो आप यही थोड़ा रिवाइज करके याद कर सकते हैं कि इसको OL से पहचानते हैं, CHO को AL से पहचानते हैं, ठीक है। COOH को आप ओइक एसिड से पहचानते हैं और CO को आप ONE से पहचानते हैं, है ना। इसको पढ़ते हैं अल्कोहल, इसको पढ़ते हैं अल्डिहाइड, इसको पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और इसको पढ़ते हैं कीटोन। देखिए इसमें से ये वाला कंपाउंड हमेशा लास्ट में मिलेगा आपको, कभी भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो ये एसिड आपको लास्ट कंपाउंड के लास्ट में मिलता है, एंड में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका, देखिए अभी यही क्वेश्चन अभी इसी के बारे में बता रहे थे। CHO है लास्ट में, आप आराम से बता सकते हैं, जस्ट बताया कि क्या होगा, CHO का भी जस्ट बताया क्या होगा, AL आप देख लीजिए किसमें है, प्रोपेनॉल, सो सिंपल। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट है विच आर द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्ट। फूड इसमें मतलब प्रॉपर डाइजेस्ट कहाँ पे हो पाता है, ठीक है। तो आप जान लीजिए डाइजेशन स्टार्ट होता है आपका माउथ से और इंड हो जाता है आपका, स्टार्ट होता है और इंड हो जाता है आपका कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, इंड। माउथ में आपका 30% होता है, फिर आपका किस में होता है, स्टमक में, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहाँ पर मेनली कार्बोहाइड्रेट आपका स्टार्ट होगा और यहाँ पर आपका प्रोटीन फैट वगैरह होगा और थोड़ा बहुत प्रोटीन आपका बच जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, फाइनली वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे हो गया, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये ऑप्शन सही है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब, हाँ एक और बात है, एब्जॉर्प्शन किसके कारण होता है, विली, ये आपसे क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका इंटेस्टाइन में, इसको आप उसको क्या बोलते हैं, विली। ये ऑब्जर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, जो ज़्यादा बार पूछता है क्वेश्चन कि विली क्या है, तो उसको बोलेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो एब्जॉर्प्शन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एक्सचेंज, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस। तो आप अगर फर्स्ट चैप्टर में लाइफ प्रोसेस का, उसमें अगर आप क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, तो रेस्पिरेशन आप कहाँ होता है, एटलीस्ट जो आपका गैस एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है, एटलीस्ट आपका सबसे लास्ट, जिससे सबसे स्टार्ट में होता है आपका नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और ऐसे एक करते करते सबसे लास्ट में कहाँ पहुँचते हैं, एल्विली में। ठीक है, ALVEOLI, ठीक है, एल्वोलाई। यहाँ पर आपका ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है और सबसे लास्ट में आपको ऐसा ऐसा करके स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना, थिन प्रोजेक्शन होता है अंगूर के जैसा। ठीक है, और इसके इधर उधर से आपका ब्लड गुजरता है और यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है। ठीक है, तो एक्सचेंज कहाँ होता है, लंग्स के एल्वोली में। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ब्रेन, मतलब ब्रेन के बारे में क्या सही है। देखिए, अब ब्रेन को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ऐसे थोड़ा स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का, ऐसे यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है और इधर से ऐसे लाइन टेढ़ा जैसा होता है। यहाँ आपका ऐसे बना दीजिए, ये हो गया आपका फ्रंट मतलब होता है आगे, फ्रंट लिप, ये होता है मिड, ये वाला पूरा बड़ा सा रीजन होता है फ्रंट वाला, और ये होता है मिड मतलब बीच में, ये ऐसे पूरा कवर करता हूँ, और इस वाले रीजन को बोलते हैं हाइंड, है ना। हाइंड मतलब होता है सबसे नीचे, पीछे। ठीक है, अब देखिए, तो आपका जो आगे वाला मस्तिष्क है वो आपका सोचने का काम करता है, और पीछे वाले मस्तिष्क जो इनवॉल्वेंट्री एक्शन है, जैसे पोस्चर मेंटेन करना है, और कुछ वॉल्वेंट्री, कुछ इनवॉल्वेंट्री एक्शन को आपको ट्रिगर करते हैं या उसको कंट्रोल करते हैं। देखिए, तो इसमें फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ब्रेन, मतलब ब्रेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हैंड, बस गलत हो गया यहीं पर। ठीक है, हैंड ब्रेन तो सोचने का काम नहीं करता, सोचने का काम कौन करता है, फ्रंट करता है। ठीक है, तो देखिए, द सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट एक्सेट्रा आर द लोकेशन फॉर फोर ब्रेन। देखिए, फोर ब्रेन में क्या क्या होता है, फोर ब्रेन में आपका मेमोरी दे दिया, बस इसी से आप पकड़ सकते हैं, फोर ब्रेन में मेमोरी दे दिया है, इसका मतलब ये सही है ना। फोर ब्रेन का काम क्या होता है, सोचना, थिंकिंग करना, मेमोरी सोचते हैं।
फिर आपका आगे है द इनवॉलंटरी एक्शन लाइक द सैलिवेशन। इनवॉलंटरी मतलब वो एक्शन जो हमारे बस में नहीं होता, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने इच्छा अनुसार। तो इसको वेबेटिंग ब्लड प्रेशर कंट्रोल कौन करता है? बट हैंड ब्रेन। ये सही दिया, हैंड ब्रेन कंट्रोल करता है आपका इनवॉलंटरी एक्शन के। इनवॉलंटरी मतलब जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका सही कौन कौन हो गया? देखिए दो आपका ऑप्शन, अच्छा 3 भी है, अच्छा ठीक। लास्ट पढ़ लीजिए, सेरेब्रम डज नॉट कंट्रोल द पोस्चर, जबकि गलत दिया है, सेरेब्रम आपका पोस्चर कंट्रोल करने में ही मदद करता है। तो आपका ये दिए हो गया ऑप्शन 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 किस में है? सी में, तो सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। आपका एक तरफ ग्लैंड है और एक तरफ उसका हार्मोन है। हार्मोन कौन कौन हार्मोन? देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन जनरली सेक्रेट करता है, और इसमें हाइपोथैलेमस, अभी तो उतना पढ़ना नहीं है आपको, लेकिन ठीक है। एड्रेनलिन ग्लैंड कहाँ पर होता है? किडनी के ऊपर होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड ऊपर होता है। ये तो सही नहीं है, मिस। तो सेलेक्ट द मिसमैच, यही मिसमैच हो गया, ठीक है। बाकी तो सही ही होगा। जैसे टेस्टिस कौन हार्मोन सेक्रेट करता है? टेस्टोस्टेरोन आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। ओवरी एस्ट्रोजन सेक्रेट करता है, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आपका इसका बहुत बड़ा रोल होता है। फिर है थायराइड ग्लैंड, जिसमें आपका थायरोक्सिन सेक्रेट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन द फ्लावर पार्ट, इन द फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस द मेल एंड फीमेल गैमेट। अब इसमें मेल गैमेट कौन प्रोड्यूस करता है और फीमेल गैमेट कौन प्रोड्यूस करता है? तो फ्लावरिंग पार्ट में आप पढ़ेंगे कि मेल गैमेट आपका प्रोड्यूस करता है स्टैमेन, STAMEN, स्टैमेन, और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है ओवरी, ठीक है। आप अगर फूल बनाएंगे तो ये आपका ओवरी होता है, और ये ऐसे बना सकते हैं सिंपल आप समझने के लिए। ये आपका हो गया आपका स्टैमेन, STAMEN, स्टैमेन। ये आपका हो गया क्या? फीमेल गैमेट हो गया। यहाँ आपका ओवरी होता है, ओवरी, ठीक है। यहाँ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है, यहाँ इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये आपका फीमेल पार्ट हो गया, फीमेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका मेल पार्ट हो गया, मेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर आप देखिए। फीचर्स, 1 मिनट। फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट कॉमन इन अमीबा, स्पायरोगारा एंड ईस्ट। अब पढ़ेंगे स्पायरोगारा ईस्ट सब में क्या होता है? सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल देख लीजिए, एसेक्सुअल कौन है? दे आर ऑल यूनिसेक्सुअल, यूनिसेलुलर, दे आर प्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअल, ओनली सेक्सुअल प्रोड्यूस एसेक्सुअल। यही आपका हो जाएगा, करेक्ट है। 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, जिसमें सेक्सुअल जिसमें आपका डबल पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, और एसेक्सुअल जिसमें सिंगल पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फॉर फॉर्म द लिस्ट गिवन बिलो, सेलेक्ट द कैरेक्टर विच कैन बी एक्वायर्ड नॉट इनहेरिटेड। मतलब वो कैरेक्टर, वो लक्षण आपको बताना है जो कि 1 जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाता है। क्या बोलेंगे? विच कैन बी एक्वायर्ड मतलब आपको बाद में वो चीज़ मिला है, ठीक है। और आपको नॉन हेरिडेटेड मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपका आई का कलर आपका आपके कंट्रोल में नहीं होता, वो आई का कलर आपको मिला है अपने फोरफादर से, ठीक है। जैसे अभी आप हाल फिलहाल में देखे होंगे कि एक महाकुंभ में एक लड़की फेमस हुई, जिसका क्या नाम है? मोनालिसा, ठीक है। उसका कलर ऑफ आई क्या है? ब्लू, ठीक है। तो ब्लू कलर की आई वाले बहुत कम रेयर होते हैं, ठीक है। तो वो उसको कहाँ से मिला? वो उसको हेरिडिटरी से मिला है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट में पढ़ेंगे आप, देखिए साइज ऑफ द बॉडी, है ना। स्किन कलर भी आपको हेरिडिटरी मिलता है, ठीक है। साइज, बॉडी का साइज आपका आपके फूड न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका ये जो कैरेक्टर साइज ऑफ द बॉडी वो बाद में एक्वायर करते हैं, मतलब बाद में आप जैसा खाना खाएंगे वैसा
आपके बॉडी का डिज़ाइन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन इज गिवन बाय, मतलब जिसको नेचर सिलेक्शन करता है। इवोल्यूशन मतलब होता है कि नया प्रजाति का उत्पन्न होना। नया प्रजाति उत्पन्न होता है, तो नया प्रजाति उत्पन्न होने में मदद कौन करता है? जैसे कि देखिए, जैसे कहते हैं कि आदमी पहले बंदर था, बंदर से प्रोग्रेस होते 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 तब आदमी बना है। तो ऐसा नहीं है कि कल बंदर था और आज आदमी हो गया, वैसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि पहले जो मंकी होते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है कि सब बंदर कल बंदर थे, आज सुबह उठ के सब आदमी होगा, वैसा नहीं होता। इसमें देखिए, उसमें क्या होता है, कुछ कुछ बंदर अपना लोकेशन को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, इन्वायरमेंट चेंज होने से अपने आप को लोग चेंज करते हैं उस इन्वायरमेंट के अडेप्टेशन के लिए। तो उसमें धीरे धीरे चेंजेस होती हैं। जैसे आपको गर्मी लगने लगता है तो आप सूती कपड़े पहनते हैं, ठंडा के दिन में आप ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो ये आप खुद कर लेते हैं। लेकिन पहले उनके पास कपड़े तो नहीं थे, तो इनका बॉडी जो है वो बॉडी धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू नेचर वो ट्रांसफॉर्म होता है, और इस ट्रांसफॉर्म होते 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 एक नया स्पीसीज बनता है। तो इस तरह से वो नया स्पीसीज को सिलेक्शन कौन किया? नेचर। और यही फर्स्ट बार दिखाए थे आपको डार्विन, है ना। डार्विन जो थे उनको बोला गया, वही नेचर सिलेक्शन के बारे में बताए थे। वो एक रिसर्च किए थे, एक स्पैरो होता है, और स्पैरो का बिक का डिज़ाइन को देखे थे वो, कि एक ही रीजन में देखे थे कि वो एक ही रीजन में अलग अलग बिक का डिज़ाइन थे, जो कि अलग अलग चीज़ को खाते थे, ताकि वो एक दूसरे मतलब दोनों सरवाइव कर पाए। वो कैसे सरवाइव कर पाते थे? अब मान लीजिए कि जो अगर कार्निवोरस हैं, वो जंगल में कुछ कार्निवोरस चीज़ बचा, मतलब जो ऐसा कुछ बचा नहीं, ठीक है, जिसको खा पाएँ, और जो कुछ उसमें से कुछ ओमनीवोरस हैं, तो ओमनीवोरस वाले जिंदा रह जाएंगे, कार्निवोरस वाले बिल्कुल नहीं जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उसी तरह से है। उसके बाद आपका हो गया 20 नंबर देखिए। Which of the following statement is true? The convex lens has 4 diopter having the focal length 0.25। देखिए, इसमें बोला है कि which is बोला है आपको, is बोला है, यानी कि एक ही सही होगा, कोई एक ही सही होगा। तो पहला को चेक कर लीजिए आप, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? ऐसा होता है। इसका फोकल लेंथ किधर होता है? आगे होता है। आगे फोकल लेंथ होगा इसका, तो एफ क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो आपका पावर क्या में आएगा? आपका पॉजिटिव में आएगा। जब पावर पॉजिटिव में आएगा, है ना, ऐसे लिखिए, ये आपका हो गया आपका कॉन्वेक्स, इसका एफ होता है आपका पॉजिटिव में, तो पी भी किस में होगा? पॉजिटिव में। ठीक है, तो देख लीजिए आप। अब 4 आप देख लीजिए कि 4 डायोप्टर, पी इक्वल टू क्या होता है? 1/f। इसमें बैठा के देखेंगे तो आपको 4 डायोप्टर का वही आंसर मिलेगा। सेंटीमीटर मीटर आपको चेक करना होता है इसमें। तो देखिए आपका कौन कौन सही हो सकता है। ये आपका सही हो सकता है, आप बना के ही देख लेंगे। ठीक है, इसका अगर p को हम लोग 4 ले लेते हैं तो f कितना आता है? अगर p को 4 ले लीजिएगा तो p इक्वल टू 1/f, f इक्वल टू क्या होता है? 1/4। 1/4 को आप बोलते हैं 0.25। 0.25 मीटर हो गया। तो 0.25 मीटर कहाँ है? फर्स्ट में। तो यही आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए, which of the following the image of an object placed at infinity will be highly diminished and point size। मतलब आप अगर कहाँ रखेंगे इमेज को, ऑब्जेक्ट को, तो आपको जो इमेज है वो आपको डिमिनिश्ड मतलब छोटा, पॉइंटेड साइज में। तो पॉइंटेड साइज में कहाँ मिलेगी? तो इन्फिनिटी पे रखेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो कौन, ये क्या है?
तो ये आपका क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है। कहाँ कहाँ पे आप पढ़े होंगे, आप एक NCERT में एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इमेज कहाँ पे है, कैसा बनेगा। तो उसमें आप देखेंगे कि आपको कॉन्वेक्स और कॉन्केव में इन्फिनिटी पे होता है, तो इसमें कॉन्वेक्स आप ले लीजिए लेंस और कॉन्केव मिरर। अब देखेंगे इन्फिनिटी पे होता है तो आपको मिलेगा फोकस पे बनता है, और हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा बनेगा, पॉइंटेड साइज में बनेगा, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओनली तो होगा नहीं, तो सीधा बात ओनली नहीं होगा तो फिर होगा कौन, यही होगा, ठीक है। कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जब दोष ज़्यादा हो गया तो ओनली तो होगा नहीं, तो फिर ओनली को हटा के हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं, बनाने की ज़रूरत थोड़ा कम होगी। ये है 22 नंबर क्वेश्चन है। देखिए पीछे वाले में जैसे 2 मीटर दिया हुआ है तो पीछे वाला डिफेक्टेड हो गया। ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, मतलब 2 मीटर के पीछे जो है ऑब्जेक्ट वो नहीं देख पा रहा अच्छा से। पीछे हो गया तो आप F को ले लेंगे आप निगेटिव में। F को अगर निगेटिव में ले लेंगे तो आपको P निकालना बस, तो सिर्फ कुछ नहीं करना, F इक्वल टू 1/F, P इक्वल टू 1/F। 1/F को कितना ले लेंगे आप 2 मीटर, 2 मीटर को कितना बोलते हैं 0.5, यानी कि -0.5 आपका बन जाएगा। -0.5 डायोप्टर कहाँ यहाँ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बियॉन्ड हो जाएगा तो आप माइनस में ले लीजिएगा, इन फ्रंट अप हो जाएगा तो आप प्लस में ले लीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट में ऑप्शन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ द लाइट इज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। मतलब जब रेनबो होता है तो क्या होता है, रेनबो होता है तो क्या होता है, रेनबो होता है तो क्या होता है। रेनबो होता है तो पहले बात ही वाटर ड्रॉपलेट्स हो गया, पानी का बूंद, इधर से लाइट जाएगा, पहले बिखर जाएगा, से प्रिज्म में जैसे होता है, आप फिर बिखर के और फिर स्कैटर कर मतलब फैलने लगे सब, ठीक है, इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए कौन कौन होता है। पहले रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन तो किस में दिया हुआ है, सिर्फ बी और सी में, तो बी और सी में से कौन हो जाएगा, देखिए रिफ्रैक्शन हो जाएगा, फिर डिस्पर्सन हो जाएगा, बिखरा, फिर आपका टोटल, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो उसी में रह जाता है लाइट, ठीक है। और यहाँ तो आपका बाहर निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। टोटल इंटरनल होता कब है, देखिए टोटल इंटरनल का उपयोग हम लोग कर लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स में। जैसे यहाँ से लाइट गया, बाहर निकला ही नहीं, अंदर ही रह गया, ठीक है। इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होता है, इसे और बड़ा रहता तो यहाँ भी जाता, फिर ऐसे टक्कर के इसी में रह जाता, बाहर में नहीं निकलता है। ये डायमंड में क्या होता है, डायमंड में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होने से उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, और उसके डिज़ाइन से भी मैटर करता है। इसीलिए हम लोग हीरो के जनरली वैसा डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है, ऐसा डिज़ाइन हो जाता है उसका ऐसा। इस डिज़ाइन से क्या होता है कि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, और हीरे में है सो लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है वो, और फिर उसको ढक्कन खोलिएगा तो आपको अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा लाइट इमिट करता है, तो आपको चमकेगा, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है इसमें। आगे चलते हैं। 1/5 व्हाट इज द मिनिमम रेसिस्टेंस which can be using the 5 resistance each of 1 of 5 ohm। मतलब आपका जो 5 रेजिस्टेंस है, ऐसे आप रेजिस्टेंस को दिखाते हैं, इसी तरह से आपके पास कितना है 5 हो गया, 5 2 2 4 1 5, ठीक है। अब हर एक का कितना है, इसका भी 1/5, इसका भी 1/5, इसका भी 1/5, इसका भी 1/5 और इसका भी 1/5। तीनों को ऐड करेंगे तो आप एक सीरीज में ऐड कर सकते हैं, एक बार पैरेलल में ऐड कर लीजिएगा। और सीरीज में ऐड करते हैं तो आप सीरीज में
सीरीज में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एस से लिख देता हूँ सीरीज 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, ठीक है। इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5/5, यानी कि कितना आ जाएगा 1 ओम। अगर आप पैरेलल में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5। इसको अगर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा, आपको ये तो सीधा सीधा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 और प्लस 5, कितना हो जाएगा 25। और 25 को आपको 25/1 होगा, रिवर्स कीजिएगा तो कितना बदल जाएगा आपका 1/25। यही आपका सबसे कम हो गया पैरेलल में आपका। अब याद रखिए जब मिनिमम पूछेगा तो आप आंख मूंद के क्या कर लेंगे, पैरेलल कर लेंगे, और अगर आपका मैक्सिमम पूछेगा तो सीरीज कर लेंगे, ठीक है। तो पैरेलल कीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 1/25, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर क्या होता है, डैम में बनाते हैं और डैम में से क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो डैम में क्या करते हैं, ऐसे आपका पानी है वेव की तरह, है ना, पानी को ब्लू कलर से बना दूँ, ये हो गया आपका पानी। पानी को क्या करते हैं, जब हम यहाँ से एक बैरिकेड लगा देते हैं तो बैरिकेड लगाने के बाद क्या होता है, पहले से वाटर लेवल आपका बढ़ जाएगा। पहले अगर इतना था, नज़दीक था, तो वाटर लेवल क्या हो जाएगा, आप बढ़ जाएगा। वाटर लेवल बढ़ जाएगा, उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और फिर वो उसको पानी को छोड़ जाता है, और पानी को छोड़ के एक पाइपलाइन के थ्रू एक टरबाइन के ऊपर घुमाया जाता है, ठीक है। टरबाइन के ऊपर घुमाया जाएगा तो टरबाइन आपको देखिए येलो से टरबाइन दिखा, टरबाइन होता है ऐसे ऐसे पंखा, जो थोड़ा उसका ब्लेड अलग होता है ना, थोड़ा कर्व टाइप से, और इस पर पानी गिरता है। अगर आपको टरबाइन घूमता है उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, स्टोर वाटर में होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी इज कॉल्ड। देखिए अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे तो भाई फोटोसिंथेसिस का थोड़ा रिवर्स करके यही आपका डेफिनेशन है। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, सबसे आप बहुत पहले से पढ़ते हैं कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को मिला के ग्लूकोज बनाते हैं। तो वही चीज़ इसमें आपसे पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O को मिला के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6। ये आपका इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। और ये क्या बन गया आपका, ऑर्गेनिक बन गया। तो आपसे वही पूछा है कि ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करेगा इनऑर्गेनिक से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, ये ऑर्गेनिक है आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा किससे, इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक से कार्बोहाइड्रेट बना रहा है तो वो क्या होगा, प्लांट होगा। और प्लांट क्या होते हैं, प्लांट क्या होते हैं बताइए, प्रोड्यूसर। तो प्लांट क्या होंगे, प्रोड्यूसर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर में आएंगे प्लांट। सबसे शुरू में क्या होते हैं आपका, प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स के बाद आपका प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी, फिर क्या हो जाएगा सेकेंडरी। इसमें प्योर कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका बच गया 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट मैसेज टू कन्वे द चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आपका साउथ साइड में स्टार्ट हुआ था, असम साइड में। आप इसके बारे में जाने, इसके लीडर कौन थे, इसके लीडर थे सुंदर लाल बहुगुणा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सुंदर लाल बहुगुणा, है ना, इसके लीडर थे। मतलब इसमें क्या होता था कि इस मूवमेंट में लोग पेड़ को बचाते थे, और जब पेड़ को कटाई होने जाती थी तो पेड़ से चिपक जाते थे। चिपक जाने के बाद बोलते थे कि आप पेड़ को मत काटो, पेड़ को काटोगे तो हमको काटना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से वो लोग पेड़ को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का मूवमेंट का स्टार्ट हुआ था। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, देखिए। तो इन्वॉल्व इन द कम्युनिटी फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यही आंसर है। कंजर्वेशन मतलब होता है बचाना, संरक्षित करना।
तो वही कम्युनिटी जो आपका प्लांट का संरक्षण करने के लिए बनाए गए, इसको बोलेंगे चिप कम्युनिटी। ठीक है, तो आज इतना ही हो गया, 30 क्वेश्चन आपका बन गया। चलिए, थैंक यू।